स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अतीत 2 इस एनसीईआरटी से अध्याय 4 मुगल साम्राज्य, चैप्टर 4 द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, द मुगल डायनेस्टी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के लिए जैसे कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो प्रीलिम प्लस मेंस की तैयारी के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस 85 वाले नंबर पर कॉल कीजिए। इस 78 वाले नंबर पर आप सिर्फ टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये पब्लिक चैनल है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मध्यकाल में अर्थात मिडल एज में किसी भी शासक के लिए, किसी भी रूलर के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल करना इतना आसान नहीं था, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। अत्यंत कठिन कार्य था ये। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मिडल एज में रूल करना ये अत्यंत कठिन कार्य माना जाता था, ठीक है। बट इसके विरुद्ध में हमें मिडल एज में एक एम्पायर बनता हुआ दिखाई देता है। अगर हम पास्ट को देखते हैं तो जो कि मुगल एम्पायर था। और दोस्तों, मुगल एम्पायर के पहले जो एम्पायर बने थे, इनके विरोध में या यूँ कहे क्या, इनके अगेंस्ट मुगल अंपायर हमें ज़्यादा देर तक खड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। बिकॉज मुगल अंपायर के पहले जो एम्पायर यहाँ पर बने थे ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए, ठीक है। ये बाद में डिक्लाइन या कोलैप्स हो गए। तो मुगल एम्पायर हमें ज़्यादा समय तक देखने को मिलता है दोस्तों। इसके पीछे क्या रीजंस रहे थे, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, राइट। तो देखिए, 16वीं सेंचुरी के हाफ में तकरीबन 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इनकी शुरुआत होती है। और 17वीं सेंचुरी जो 17वीं सदी थी, 17वीं सदी के आते आते ये लोग नियरली पूरे सब कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल स्थापित कर पाते हैं। इनकी शुरुआत आगरा और दिल्ली से हुई थी दोस्तों, ठीक है। कब हुई थी इनकी शुरुआत? 16वीं सदी के उत्तरार्ध में। जब 16वीं सदी आधी हो चुकी थी, उसके बाद इनकी शुरुआत होती है। आगरा और दिल्ली से ये लोग निकलते हैं। पहले आगरा और दिल्ली ही इनके कंट्रोल में था 16वीं सेंचुरी में। बट दोस्तों, 17वीं शताब्दी के आते आते ये ओवरऑल जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर पाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इस स्लाइड को। देखिए दोस्तों, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 17वीं शताब्दी में संपूर्ण महाद्वीप पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया, राइट। तो ये सब चीज़ें इस स्लाइड पर हमने देखी। देखिए दोस्तों, इनके द्वारा जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन करने की पद्धति में, गवर्नेंस की आइडिया में, ये इन चेंजेस का प्रभाव हमें इनके बाद के जो शासक आते हैं, इनके बाद की जो जो लोग आते हैं शासन करने के लिए यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिनके हाथों में एक तरीके से पावर रहती है, रूल रहता है, इन पर इनके डिसीजंस का, इनके एडमिनिस्टर करने की पद्धति का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। देखिए, अगर आज भी हम देखें दोस्तों, तो जब भी हम इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशन को एड्रेस करते हैं, स्पीच देते हैं, तो ये लाल किले से देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मुगलों ने जो प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए थे, उनके राज्य के पतन के बाद भी ये विचार टिके रहे। ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने आप को अछूता न रख पाए। आज भी भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दिल्ली की लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को आज भी संबोधित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हमने मुगलों के बारे में कुछ जाना, कुछ बेसिक बातें इनके बारे में जानी, जैसे कि कौन से समय में ये होकर गए थे, मिडल एज की ये बात थी। मिडल एज में यहाँ पर शासन करना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल करना, इतने बड़े एरिया को रूल करना आसान टास्क नहीं था, बिकॉज यहाँ पर डाइवर्सिटी भी थी। और डाइवर्सिटी को दोस्तों, डाइवर्सिटी से डील करना, ऐसे डाइवर्सिटी से डील करना जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, इतना आसान टास्क नहीं होता।
इसके पहले जो एम्पायर बने थे ये छोटे समय के लिए थे, छोटी अवधियों के लिए थे, पर मुगल ऐसा एम्पायर बनाने में, ऐसा साम्राज्य खड़ा करने में सक्सेसफुल हो गए जो कि काफ़ी समय तक चलता रहा। 16वीं शताब्दी से इनकी शुरुआत होती है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, और 17वीं शताब्दी के आते आते दोस्तों ये पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अपना कंट्रोल स्थापित कर पाते हैं। इनकी शुरुआत आगरा और दिल्ली से हुई थी, राइट। जिस तरीके स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्होंने किए गवर्नेंस की आइडिया में, इसका प्रभाव इनके बाद के जो आने वाले रूलर थे उन पर भी रहा, ठीक है। तो सब कॉन्टिनेंट दोस्तों उनके द्वारा किए गए चेंजेस को, उनके द्वारा अपनाए गए आइडियाज़ को इग्नोर नहीं कर पाया। अगर हम देखें तो आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो लाल किले की प्राचीर से करते हैं, जो कि दिल्ली में है दोस्तों, जिसे मुगल शासकों ने ही बनवाया था। अब हम बात करते हैं कि ये मुगल कौन थे, आखिरकार मुगल कौन थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, दो ग्रेट लिनिएज के ये रूलर थे। मुगल दो महान शासक वंशज थे, दो महान शासक वंश के वंशज थे। अब ये दो महान शासक वंश कौन से थे? यहाँ पर दो रूलर्स के नाम हैं, एक है जंगेज खान और दूसरा है तैमूर। तो दोस्तों मदर साइड से ये बिलोंग करते थे जंगेज खान से। जंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई थी। ये एक मंगोल रूलर था दोस्तों, जो कि चाइना और सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता था। तैमूर, इनके फादर साइड से ये तैमूर के सक्सेसर थे, जिनकी डेथ 1404 में हुई थी। ये कहाँ का रूलर था तैमूर? ये ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की, ये एरिया इसके अंडर कंट्रोल में आता था, या एक समय पे इसने इस एरिया को रूल किया था, राइट। तो इनके जो एंसेस्टर्स थे, इनके जो वंशज थे दोस्तों, इसमें दो महान शासकों का नाम आता है। माता की ओर से अगर हम देखें तो चीन और मध्य एशिया में के मंगोल शासक चंगेज खान कि ये उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से अगर हम देखें दोस्तों तो ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की का शासक तैमूर के ये वंशज थे, राइट। बट दोस्तों मुगल जो थे, मुगल अपने को मुगल या यूं कहे कि मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। अब इसके पीछे क्या रीज़न था? उन्हें चंगेज़ खान के संबंधी, या यूं कहे कि चंगेज़ खान के वंशज कहलाना क्यों पसंद नहीं था? इसके पीछे क्या रीज़न था दोस्तों? तो देखिए, इसके पीछे एक रीज़न ये था कि चंगेज़ खान से जुड़ी जो स्मृतियाँ हैं, जो कि एक मैसाकर करने वाले व्यक्ति के रूप में है, जो कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चंगेज़ खान को जाना जाता है जिसने काफ़ी नरसंहार किया। नरसंहार चंगेज़ खान के नाम से एसोसिएट हो जाता है दोस्तों, इसीलिए ये लोग अपने को नहीं रिलेट करते थे, ये चंगेज़ खान के वंशज कहलाना नहीं पसंद करते थे। बट इसके विरोध में अगर हम देखें तो जो पिता के साइड से इनका वंशज था तैमूर, ये तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। तैमूर के वंशज होने पर इन्हें एक तरीके का गर्व का भी अनुभव होता था, राइट। और ज़्यादा इसीलिए दोस्तों बिकॉज इनका ये जो तैमूर था, इसने 1398 में 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, ठीक है। मतलब इसके पहले भी वो यहाँ पर आके आ चुका था तैमूर, इसलिए इन लोगों को तैमूर एक तरीके से पसंद था। और चंगेज़ खान के साथ जो यादें जुड़ी है, जो स्मृतियाँ जुड़ी है, तो वो एक मैसाकर, एक नरसंहार करने वाला व्यक्ति, जिसने मानवता के अगेंस्ट, यूँ कहे कि जिसने काफ़ी लॉस लॉस कराया, जिसकी वजह से काफ़ी जाने गई, ठीक है। तो दोस्तों अपनी वंशावली का प्रदर्शन ये चित्र बनवाकर किया करते थे। अपनी जो वंशावली है इसका प्रदर्शन मुगल चित्र बनवाकर करते थे। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया है, ठीक है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया है। और दोस्तों ये चित्र आपको एनसीईआरटी के बुक्स में देखने को भी मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके कैंपेन के बारे में। मुगल का मिलिट्री कैंपेन, हमने देखा कि इनकी शुरुआत 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुई थी। बट आप शुरू से देखते हैं दोस्तों, इनका जो प्रथम शासक था ये था बाबर। बाबर 1526 से लेके 1530, तो ज़्यादा समय आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है बाबर ने जो रूल किया। दोस्तों 1494 में 1494 में इसे परगना राज्य मिला था। परगना राज्य का उत्तराधिकार बाबर को मिला था। तब उसकी उम्र तकरीबन 12 ईयर्स थी, वह 12 साल का था, 12 वर्ष का था। दोस्तों मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी को छोड़ना पड़ा। देखिए, मंगोलों की शाखा उज़्बेक्स के आक्रमणों के कारण उसे अपना जो एंसेस्टरल थ्रोन था, जो उसे विरासत में मिला थ्रोन था, गद्दी थी, इसे छोड़ना पड़ा। किसे छोड़ना पड़ा? बाबर को, राइट। अनेक वर्षों तक दोस्तों भटकने के बाद 1504 में वो काबुल पर कब्जा करने में कामयाब हो पाया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया
और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों 1526 में जैसे कि आप देख सकते हो, इसका जो फर्स्ट एम्परर है मुगल का यहाँ पर, जो कि बाबर था, ये इसका टाइम पीरियड 1526 से काउंट किया जाता है और 1530 तक हम इसे कंसिडर करते हैं। बिकॉज 1526 में क्या हुआ था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने में ये कामयाब हो पाया था, और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली और आगरा एरिया को इसने अपने अंडर कंट्रोल में ये लेकर आया था। राइट। तो दोस्तों इस एनसीईआरटी की बुक में एक तालिका दी गई है, एक चार्ट दिया गया है, और इस चार्ट में बताया गया है कि जो मुगलों के सैन्य अभियान थे उन्हें दिखाया गया है, और उनके जो रिलेशंस थे दूसरे राजाओं के साथ, कंटेम्प्रेरी राजाओं के साथ, इसके बारे में भी चर्चा हम इसी बुक में करने वाले हैं। जैसे कि मुगल और अहोम के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप था, चैप्टर 7 में देखेंगे। 6 के साथ इनका कैसा रिलेशन था, 8 और 10 में देखेंगे। मेरवार और मरवार के साथ इनका कैसा रिलेशन था, चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे। ठीक। तो दोस्तों दूसरे शासकों के साथ, अपने कंटेम्प्ररी शासकों के साथ किस तरीके से ये डील करके चलते हैं, ये सब चीजें हम आगे देखने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स के बीच में। राइट। और देखिए इसके अलावा, हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर, एंड डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रेन एंड। यहाँ पर ये कहते हैं दोस्तों कि सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था। ठीक है, ये सफाविद कौन है ये भी आगे हम देखने वाले हैं। और क्या औरंगजेब के शासन में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया। देखिए दक्कन या डेक्कन जिसे हम कहते हैं, इसकी जो औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी थी, एक तरह से ये फेल पॉलिसी थी, और डेक्कन में इसे वो सक्सेस नहीं मिल पाई जिस तरह की सक्सेस ये चाहता था। राइट। अब हम देखते हैं दोस्तों मुगल एम्परर एंड मेजर कैंपेन एंड इवेंट। मुगल एम्परर की मेजर कैंपेन इवेंट। तो शुरू करते हैं बाबर से, जो कि 1526 में डिफीट करता है इब्राहिम लोदी को। और दोस्तों ये लड़ाई हुई थी पानीपत में। उसके ही नेक्स्ट साल 1527 में ये डिफीट करता है राणा सांगा, जो कि एक राजपूत रूलर थे और अलायस थे कनवा के। ठीक है, खनुवा में राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को ये हराने में कामयाब हो पाता है। उसके ही नेक्स्ट ईयर जब इसने इब्राहिम लोदी को हराया था, उसके ही नेक्स्ट ईयर दोस्तों ये चंदेरी में जो राजपूत होते हैं इन्हें हराने में इससे सक्सेस मिलती है, और अपने मृत्यु के पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण ये स्थापित करने में सक्सेसफुल हो पाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। 1526 से लेकर 1530 का ये जो पीरियड है दोस्तों, तकरीबन 4 सालों का ये पीरियड है, जिसमें इसने 3 लड़ाइयाँ की। पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरी राणा सांगा के साथ, और तीसरी चंदेरी के राजपूत के साथ। बट इसकी मृत्यु के पहले यहाँ पर ये अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुका था। फिर आता है हुमायूं। अब हुमायूं के यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 टाइम पीरियड है इंडिया में। एक है 1530 से 1540, तकरीबन ये 10 साल हो गए, और 1555 से 1556 फिर 1 साल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 11 साल ये रहा था। तो दोस्तों देखिए, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया था। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला था, हर उसके भाई को एक एक प्रोविंसेस दिया गया था। बट उसका एक भाई था दोस्तों जिसका नाम मिर्ज़ा कामरान था। ये इसकी महत्वाकांक्षाएं अलग थी। ठीक है, इसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं को अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। मतलब ये इसका जो भाई था मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं की वजह से जो अफगानी प्रतिद्वंदी थे इनके सामने हुमायूं फीका पड़ गया। राइट। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान हुमायूं को 2 बार डिफीट कर पाता है, और ये डिफीट होता है दोस्तों 1539 में चौसा के पास, और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। अब 2 बार ये हार चुका है, और 2 बार हारने के बाद इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और यहाँ से ये भाग जाता है, ईरान की ओर चला जाता है। राइट। दूसरे आप देखिए यहाँ पर, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। मैंने कहा ना कि सफाविद के बारे में हम आगे देखेंगे। तो ईरान में जाने के बाद सफाविद शाह की ये हेल्प लेता है, मदद लेता है। राइट। और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसके अगले ही वर्ष इमारत में एक दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। उसके नेक्स्ट ईयर ही दोस्तों 1555 में ये तो कैप्चर कर पाता है, दिल्ली को जीत लेता है फिर से, बट 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। मतलब ज़्यादा समय तक इसे ये इंजॉय नहीं कर पाया। इसके बाद आता है अकबर, 1556 से लेकर 1605। दोस्तों 1556 से लेकर 1605 अगर हम देखें तो तकरीबन 50 साल का समय इसे मिलता है। 50 साल तक ये राजा या एम्परर यहाँ पर होकर गया। ये जब एम्परर बना था, जब इसके पास सत्ता आई थी, पावर आई थी, तब इसकी एज 13 साल थी। तो देखिए दोस्तों, इतिहासकारों ने इसका जो रिजीम रहा है, इसका जो रेन रहा है,
इसे 3 अवधियों में डिवाइड किया है, राइट। 3 पीरियड में इसे डिवाइड किया गया है। पहला पीरियड आप देख सकते हो जो कि 1556 से लेकर 1570 तक है, अर्थात 4 और ये 14 सालों का इसका रेन था। पहला पीरियड जो था इसका ये 14 सालों का था। अभी 14 सालों में 13 साल तो इसकी आयु थी और 14 सालों का इसका पहला पीरियड, तो तकरीबन इसकी एज 27 तक रहती है दोस्तों। अब क्या करता है ये अपने पहले पीरियड में, देखते हैं। 1556 और 1570 के मध्य में अकबर अपने संरक्षक बैराम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। बैराम खां और अपने जो डोमेस्टिक स्टाफ थे इससे ये स्वतंत्र हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों जैसे कि मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। और दोस्तों इसने कुछ मिलिट्री कैंपेन्स भी लॉन्च किए थे। ठीक है, अब हमने देखा कि किन के अगेंस्ट इसने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए थे, राइट। 1558 में सिसोदियो की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। तो 1568 सिसोदिया की जो कैपिटल्स थी चित्तौड़, इसे इसने कब्जे में किया और 1569 को दोस्तों रणथंभौर को भी इसने अपने कब्जे में किया, राइट। तो ये हो गया इसका पहला पीरियड जो कि तकरीबन 14 साल का है, बिकॉज इसके 50 सालों को दोस्तों 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला पीरियड हमने देखा और दूसरा पीरियड आता है 1570 से लेके 1585 तक, तकरीबन ये भी 15 सालों का ही पीरियड है। अब देखिए इसमें जो मिलिट्री कैंपेन्स इसके द्वारा चलाए गए, इसमें मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वेर फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। These campaign were complicated by the this campaign were complicated by the 1579 1580 revolt in the support of मिर्जा हाकिम। ठीक है, तो मिर्जा हाकिम अभी गया नहीं है, इसका नाम फिर से आया है। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। ये वही है दोस्तों, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बीबीओ, जिसके दीवानी राइट्स मिले थे ब्रिटिशर्स को। और कब मिले थे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं कितने लोग इसे कमेंट कर पाते हो। 1570 में दोस्तों और 1585 में मध्य में गुजरात के विरुद्ध इसके द्वारा अभियान चलाए गए, मिलिट्री कैंपेन चलाया गया, पहली बात। दूसरी बात देखिए, इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व साइड में इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा इसके और मतलब इनके और भी अभियान चलाए, जिन्हें में दोस्तों 1569 और 80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया था। और ये जो इसके कैंपेन थे एक तरीके से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, बिकॉज जो मिर्जा हकीम था इसने इसमें विद्रोह कर दिया था, राइट। तीसरा पीरियड अगर हम देखें दोस्तों अकबर का, जो 1585 से लेकर इसकी मृत्यु तक का है, तकरीबन इसमें कितने साल आते हैं, तो इसमें 20 साल आते हैं, राइट। तो इन 20 सालों के पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती है ये देखते हैं। 1585 से लेकर 1605 के मध्य में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ दिया गया। मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अगर देखा जाए दोस्तों, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी इसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई भी, और यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया, राइट। तो तीसरा जो इसका पीरियड है इसमें भी कैंपेन होते हैं और इसके कैंपेन में इसे सक्सेस भी देखने को मिलती है, जैसे कि कांधार को ये जीत लेता है, इसके बाद काबुल तक ये पहुंच जाता है दोस्तों, कश्मीर को अपने इसमें ये जोड़ लेता है, राइट। अहमदनगर को ये एनेक्स्ट कर पाता है, डेक्कन के और भी इसके अभियान चलते हैं, खानदेश हो गया। और जो इसका जो सन था जिसका नाम सलीम था, सलीम का विद्रोह, या यूँ कहे कि सलीम का विरोध का सामना भी इसे करना पड़ता है। यही सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाता है। इसी सलीम को आगे चलकर जहांगीर इस नाम से जाना गया। तो जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। फिर हमने देखा कि 1605 तक ही रहने वाला था अकबर चार्ट में, और अब जहांगीर आ जाता है 1605 में ही दोस्तों, अकबर की मृत्यु के बाद। तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर का रेन किस तरीके से था। तो जहांगीर ने दोस्तों अगर देखा जाए तो अकबर के सैन्य अभियानों को ही आगे बढ़ाया।
मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। मिलिट्री कैंपेन जो अकबर ने स्टार्ट किए थे, जहांगीर ने उसे कंटिन्यूड रखा। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार ली, और जो सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के, अमर सिंह, इन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया। राइट। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम, द अहमदनगर फॉलोड। राइट, लेस सक्सेसफुल। इसके बाद दोस्तों सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। तो ये जो अभियान थे जो सफल नहीं रहे, ये अभियान में आते हैं दोस्तों सिख्स, अहोम और अहमदनगर। प्रिंस खुर्राम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। द एफर्ट्स ऑफ नूर जहां, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वेयर अनसक्सेसफुल। तो दोस्तों जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जिसे आगे चलकर जो सम्राट बनता है, जिसका नाम शाहजहां था, इनका विद्रोह होता है, इसके द्वारा विद्रोह किया जाता है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां, नाम तो आपने सुना ही होगा, ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, बट वो असफल रहे। ठीक है, नूरजहां नहीं चाहते थे शायद कि ये जो जहांगीर, ये शाहजहां है, खुर्रम जो है, ये सत्ता पर आए, बट दोस्तों उन्हें उसमें सक्सेस नहीं मिली। अब हम बात करते हैं शाहजहां की, जिसने काफ़ी इमारतें बनाकर ये गया है। शाहजहां 1627 से लेकर 1658, 1627 टू 1658। तो दोस्तों डेक्कन, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। जो डेक्कन की साइड है, इसके कैंपेन यहाँ चलते रहे। अफगान अभिजीत खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुए, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुए, जो कि असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार पर सफवीदों के हाथ में, मतलब जो कांधार का एरिया था, ये सफवीदों के हाथ में चला गया। राइट। तो दोस्तों 1632 के अंत तक अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो 1632 का ये समय था जब अहमदनगर अनेक्स्ट कर लिया गया था मुगलों के द्वारा, और बीजापुर की जो सेनाएं थी ये पीस के लिए वार्तालाप करने के लिए तैयार थी। ठीक है, मतलब इनके द्वारा एक निवेदन किया गया था कि सुलह के लिए चर्चा करते हैं। अब यहाँ से जो बाद में जो पैराग्राफ हमें देखने को मिलता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, जैसे कि 1657 से लेकर 1658 तक देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग द शाहजहां सन औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज थ्री ब्रदर इंक्लूडिंग दारा शिको वेयर किल्ड। शाहजहां वाज imprisoned फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे औरंगजेब आ जाता है इस पैराग्राफ से। तो दोस्तों शाहजहां के जो पुत्र थे, इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है, और ये होता है 1657-58 के पीरियड में। इसमें औरंगजेब को विजय मिलती है। दारा शिकोह सहित उसके जो 3 भाई होते हैं, इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अपने पिता को दोस्तों, एक ऐसा भी राजा आकर गया, ऐसा भी किंग या यू का एक एम्परर जिसे हम कह सकते हैं मुगल पीरियड में, कि जिसने अपने पिता को ही बंद कर दिया था। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। राइट। तो चलते हैं आगे। अब औरंगजेब आ जाएंगे पिक्चर में। तो यहाँ पर औरंगजेब पिक्चर में आ गए, जो कि 1658 से 1707 तक रहते हैं। 1658 से दोस्तों ये 1707 तक रहते हैं। राइट। तो इन कितने समय तक ये रहे, देखा जाए दोस्तों तो तकरीबन इनका भी वही उतना ही पीरियड बनता है जितना अकबर का था। राइट। तो औरंगजेब 1658 टू 1707। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं, 1663 में उत्तर पूर्व में अहोम की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर लिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिक्कों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगल के खिलाफ विद्रोह किया। मारवाड़ के जो दोस्तों राठौड़ राजपूत थे, इन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगल हस्तक्षेप कर रहे थे। राइट। मुगल इसमें दोस्तों इंटरफेयर कर रहे थे, उनके जो इंटरनल मैटर्स थे, इसमें मुगलों के इंटरवेंशन की वजह से इन लोगों के द्वारा एक तरह से विद्रोह होता है। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। और देखिए दोस्तों, मराठा के अगेंस्ट मुगल ने जो कैंपेन चलाए, इसे इन्हें सक्सेस नहीं मिली। औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले।
दोस्तों ये भी एक इंसिडेंस इतिहास में देखने को मिलता है, जब शिवाजी आगरा से भाग जाते हैं, मतलब आगरा से वो निकलने में सफल हो पाते हैं। काफ़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग ये इंसिडेंस है। अगर आपने ये घटना घटी थी, अगर आप इतिहास में इसके बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, राइट। तो काफ़ी शोज़ भी, नाटक या जिसे हम प्ले कहते हैं, टेलीविज़न शो में ये प्रोग्राम अगर आपने देखा, ये सेगमेंट अगर आपने देखा है हिस्ट्री का, तो काफ़ी मज़ेदार ये किस्सा है। जब औरंगज़ेब जब आगरा से शिवाजी निकल पाते हैं, राइट, उन्होंने अपने स्वतंत्र और देखिए देखिए दोस्तों, आगरा से निकलने के बाद एक तरह से वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं और मुगलों के विरुद्ध उनके अभियान चलते हैं, मुगलों के अगेंस्ट में उनके कैंपेन होते हैं। अब राजकुमार जो था अकबर, जो कि औरंगज़ेब के विरुद्ध विद्रोह करता है, जिसमें उसे मराठी और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिलता है। अंततः वह सफ़ाविद ईरान भाग भाग गया। बाद में वो यहाँ से फरार हो जाता है और ईरान चला जाता है। एक बार फिर से देखते हैं कि इस पेज पे हमने क्या देखा। इस पेज में हमने देखा दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट में अहोम को डिफीट कर दिया गया था 1663 तक, और ये फिर से रिबेल करते हैं 1680 में। जो नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन चलाए गए यूसुफजई और सिक्स के इसमें ये टेम्पररी सक्सेसफुल रहे। मुगलों के इंटरवेंशन की वजह से जो राठौड़ राजपूत थे मेरवार के, इन्होंने विद्रोह किया। मराठा के अगेंस्ट जो कैंपेन चलाए गए दोस्तों, इसमें ये सक्सेसफुल नहीं रह पाए। और औरंगज़ेब ने जिस तरीके से एक तरीके से ट्रीटमेंट दी आगरा में शिवाजी को, तो दोस्तों इसका इन्हें एक तरीके से जो खामियाजा भुगतना पड़ा। शिवाजी आगरा से निकलने में कामयाब हो पाए और आगे जाकर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया। और दोस्तों औरंगज़ेब को, मुगलों को शिवाजी के अगेंस्ट कभी भी सफलता नहीं मिली, ठीक है। जो प्रिंस अकबर था, ये रिबेल करता है औरंगज़ेब के अगेंस्ट, उसे मराठा और डेक्कन की सल्तनत का सपोर्ट मिलता है, बट दोस्तों फाइनली इसे भी यहाँ से भागना पड़ता है और ये ईरान चला जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगज़ेब सेंट आर्मी अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। अब देखिए, अकबर को सपोर्ट किया था मराठा ने और डेक्कन सल्तनत ने, तो अकबर को सपोर्ट किया, इसके अगेंस्ट फिर औरंगज़ेब ने तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी ही थी, तो डेक्कन के सुल्तान के अगेंस्ट एक तरीके से इसने आर्मी भेजी। बीजापुर को एनेक्स कर लिया गया 1685 में, और गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया गया दोस्तों 1687 में। 1698 औरंगज़ेब पर्सनली मैनेज कैंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट मराठा हु स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। 1698 में औरंगज़ेब ने दक्कन में मराठों, जो कि छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। ये खुद दोस्तों इनके अगेंस्ट कैंपेन को मैनेज करता है। औरंगज़ेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सनातनियों सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विरुद्ध विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए भी युद्ध शुरू हो गया। तो हमने देखा दोस्तों इस पेज में कि जो रिबेलियस लड़का था अकबर का, औरंगज़ेब, इसे सल्तनत सपोर्ट कर रही थी, तो इस सल्तनत के अगेंस्ट कैंपेन चलाया जाता है और गोलकोंडा को, बीजापुर को एनेक्स कर लिया जाता है। मराठा के अगेंस्ट औरंगज़ेब पर्सनली कैंपेन को देखता है, जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे। गुरिल्ला वॉर का मतलब गुरिल्ला वॉर की पद्धति का यूज़ कर रहे थे मराठा। औरंगज़ेब को और जगह से भी विरोध का सामना करना पड़ता है, विद्रोह का सामना करना पड़ता है। उसकी जब डेथ होती है दोस्तों, तो औरंगज़ेब की डेथ होने के बाद जो उनके बच्चे होते हैं या जो सन्स होते हैं उनके, राजपूत या राजकुमार जिसे हम कह सकते हैं, इनके बीच में भी एक तरीके से सक्सेशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं मुगल ट्रेडिशन और सक्सेशन की। उत्तराधिकार की मुगल परंपरा, राइट, उत्तराधिकार की मुगल परंपरा इसे हम कहेंगे। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में वंशज विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर अर्थात ज्येष्ठाधिकार के नियमों में इनका विश्वास नहीं था। दोस्तों ज्येष्ठ जो पुत्र होता है उसे अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, राइट। Instead, they followed the Mughal and Taimur custom of compulsory inheritance और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस दी ऑल सन, ठीक है। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वह सहदायत की मुगल और तैमूर वंश की जो प्रथा थी, जो परंपरा थी, उसमें यकीन करते थे। जिस प्रथा परंपरा में जो उत्तराधिकार होता है दोस्तों, ये इसका विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है, राइट। देखिए पहली यह जो पद्धत है, जो
प्रिमोजेनिचर की है। इसमें क्या होता है कि पिता की संपत्ति का पहला अधिकार उनके बड़े बेटे को होता है, बट कॉपो कार्परसेनरी की जो एक तरीके से सिस्टम है मुगल और जिसमें विश्वास करते थे, तैमूर कस्टम जो है, इसमें पिता की जो संपत्ति होती है इसे इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है सभी बच्चों में। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस ऑफ रिबिलियंस बाय मुगल प्रिंसेस। तो आपने टेबल 1 आपको इस बुक में देखने को मिलता है, जहाँ पर बात बात पे इनके कैंपेन के बारे में बात की जा रही है। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से इनके जो प्रिंस होते हैं ये विद्रोह करते हैं। जैसे कि सलीम का विद्रोह हमें हाँ, सलीम का विद्रोह हमने देखा, जहांगीर का देखा, अकबर का विद्रोह हमने देखा, राइट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मुगल रिलेशन विथ अदर रूलर। मुगल जो शासक थे इनके दूसरे रूलर्स के साथ किस तरीके के रिलेशंस थे, इनके जो उस समय के कंटेम्प्ररी शासक थे इनके साथ इनके कैसे रिलेशंस थे। तो देखिए दोस्तों, द मुगल रूलर कैंपेन्ड कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी। जिन्होंने मुगल की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ऐसे रूलर्स के अगेंस्ट, शासकों के अगेंस्ट मुगलों ने दोस्तों कैंपेन चलाए। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने उन्हें स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार किया। एक तरीके से मतलब उनका डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लिया गया और शासकों के द्वारा, जब ये शक्तिशाली हो गए थे। और राजपूत ने दोस्तों, एक राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। देखिए राजपूत का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि उनके साथ इनके रिश्ते बने, मतलब एक तरीके से जो रिलेशंस होते हैं ये मजबूत किए गए। बट दोस्तों सभी राजपूत ऐसे नहीं थे, कुछ राजपूतों ने इसका विरोध भी किया, ये इसके पक्ष में नहीं थे। सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि सिसोदिया राजपूत जो थे, इन्होंने मुगल अथॉरिटी को एक तरह से नकारा, उसे स्वीकार नहीं किया, उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जहागीरें वतन जहागीर के रूप में वापस कर दी। जब दोस्तों एक बार वो डिफीट हो गए थे तो मुगलों ने उनके साथ जो सम्माननीय व्यवहार किया था, उनकी जो ज़मीन लैंड थे जो जीते गए थे उन्हें वापस कर दिए थे वतन जहागीरी के रूप में। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। देखिए केयरफुल बैलेंस इनके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर ये। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग their opponent enabled the Mughal to extend their influence over many kings and chieftains। जो केयरफुल बैलेंस इन लोगों ने बनाया कि आपको हरा तो पा रहे हैं सामने वाले रूलर्स को, बट दोस्तों उसे ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से मुगलों का पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव प्रभाव उन राजाओं पर पड़ता गया। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। बट दोस्तों ये जो बैलेंस था, इसे हमेशा बैलेंस में रखना, इस चीज़ को मेंटेन करके रखना इतना सिंपल टास्क नहीं था, राइट। तो आप देख सकते हो टेबल 1 में, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कि औरंगज़ेब ने जब शिवाजी के साथ जो बिहेव किया, जिस तरीके से व्यवहार किया था आगरा में, तो उसका परिणाम उन्हें बाद में क्या देखना पड़ा। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या थे, ठीक है। इसका परिणाम यही था दोस्तों कि उसके बाद जब वो रिटर्न जाते हैं और जो कैंपेन चलाते हैं मुगलों के अगेंस्ट, तो मुगल जब इसका इनका मतलब प्रत्युत्तर देते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। औरंगज़ेब की डेक्कन पॉलिसी फेल थी। मनसबदार और जहागीरदार, राइट। जिस तरीके से एम्पायर एक्सपांड हो रहा था दोस्तों, अलग अलग रीजन को अपने अंदर लेकर चल रहा था, तो यहाँ पर एक तरीके से डाइवर्सिटी थी। और डाइवर्सिटी को मैनेज कर, मतलब डाइवर्सिटी के बेस पे काम करने के लिए डाइवर्स बॉडीज़ का होना भी आवश्यक था, ठीक है। तो फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियाई ऑफ टर्किश नोबल दे एक्सपांडेड टू इंक्लूड इरानियन, इंडियन मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वेयर इनरोल्ड एज मनसबदार। जिन लोगों ने मुगल सर्विस को ज्वाइन किया उन्हें मनसबदार कहा गया। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ कर दिया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार, तर्की, तुरानी थे, लेकिन दोस्तों छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों,
भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठाओं और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। राइट, मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, इसका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्होंने मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला था, किसी तरीके की इन्हें सरकारी रैंक या पोजीशन दी गई थी। इन लोगों के लिए मनसब इस शब्द का प्रयोग होता था। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये एक तरह की ये ग्रेडिंग सिस्टम थी जो जिसका यूज़ मुगल ने किया रैंक को, सैलरी को और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने के लिए। राइट, पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व को निर्धारित किए जाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। राइट, उसका वेतन भी दोस्तों उतना ही अधिक होता था। जात, ZAT, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, जो मिलिट्री उत्तरदायित्व इन्हें दिए जाते थे, ठीक है, उन्हीं के अनुसार दोस्तों इनके पास घुड़सवार रखने, इन लोगों को अपने पास घुड़सवार रखने पड़ते थे। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसी होती थी, उस मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन लोगों को अपने पास सवार या घुड़सवार रखने पड़ते थे। ओके, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। अब मनसबदारों को दोस्तों कब पैसा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, तो इसकी एक सिस्टम थी। मनसबदार अपने घुड़सवारों को लेकर आते थे, उनका रिव्यू होता था, उन्हें देखा जाता था, उन बाद में उनका उन्हें रजिस्टर्ड किया जाता था। वो जो घोड़े होते थे इन्हें एक तरीके से ब्रांडेड किया जाता था, ठीक है, टैग लगाया जाता था। और दोस्तों इसके बाद मनसबदार को पैसे दिए जाते थे कि ये सैलरी के रूप में इन लोगों को पे करेंगे। मनसबदार, अब इनकी जो सैलरीज होती थी दोस्तों, ये रेवेन्यू असेसमेंट जिसे कि जागीर कहा जाता है, इसमें इसके रूप में लिया करते थे। जैसे कि इक्तास होता था, हमने सल्तनत में देखा था। बट अनलाइक मुक्तिस, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। बट मुक्तिस की तरह ये नहीं था दोस्तों कि जहाँ पर मुक्तिस वहाँ रहकर एडमिनिस्टर किया करते थे। ज़्यादातर मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर। राइट, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, तकरीबन इक्ताओं के समान। परंतु दोस्तों मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे और अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही वे अपने वहाँ पर प्रशासन करते थे। राइट, अब हम अकबर के रेन की बात करते हैं। देखिए वहाँ पर वो प्रशासन भी नहीं करते थे मनसबदार, और राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित किया करते थे। मतलब राजस्व एकत्रित करने का जो काम था दोस्तों, ये मनसबदारों के द्वारा जो नौकर रखे जाते थे ये एकत्रित किया करते थे, जबकि वह स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब हम अकबर की बात करते हैं। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था। अकबर का जो रेन था दोस्तों, इसके रेन में ये जो जागीर थी इसे केयरफुली असिस्ट किया जाता था, केयरफुली इसका आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। बिकॉज मनसबदार की जो सैलरीज है इसके इक्वली ही रेवेन्यू होना चाहिए। औरंगजेब का जो रेन था दोस्तों, औरंगजेब का जो शासनकाल था, औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति में बदलाव आता है, स्थिति बदलती जाती है। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। इसके रेन में जो प्राप्त राजस्व था यह मनसबदार के वेतन से कम था। राइट, मनसबदारों की संख्या में भी अधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीरें मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवारों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अपने शासनकाल के जो अंतिम वर्ष थे दोस्तों, इन अंतिम वर्ष में औरंगजेब अनेबल रहा इन लोगों पर कंट्रोल स्थापित करने में।
इसका कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और जिस वजह से दोस्तों जो पेजेंट्स थे इन्हें अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ा, बिकॉज औरंगज़ेब एक तरह से फेल रहा इन पर कंट्रोल स्थापित करने में। लास्ट समय जो इसका था इसके शासनकाल का, जब्त और जमींदार ये क्या है? द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वॉज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पेजेंट्री। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। इन मोस्ट प्लेसेस पेजेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज द हेडमैन ऑफ द लोकल चीफ्टन। अधिकतर स्थानों पर किसानों और ग्रामीण कुलीनियों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। The Mughal used one term, zamindar, to describe all immediataries, whether they were local headmen or village powerful chieftains. समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक शब्द का, जमींदार जो शब्द था, प्रयोग करते थे। दे यूज द वर्ड जमींदार, राइट। देखिए दोस्तों, अकबर के राजस्व मंत्री आई मीन रेवेन्यू मिनिस्टर जिसे हम कहेंगे, टोडरमल, कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप फील्ड, प्राइस एंड एरिया कल्टीवेटेड फॉर 10 ईयर पीरियड 1570 से लेकर 1580। 1570 से लेकर 1580 का ये जो पीरियड था, इस पीरियड में राजस्व मंत्री जो थे अकबर के, जो कि टोडरमल थे, इन 10 सालों के कालावधि में दोस्तों कितनी पैदावार हुई, क्या कीमत रही और कृषि के किस तरीके से परिस्थितियां रही, इनका सावधानीपूर्वक सावधानीपूर्वक सर्वे किया गया। On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash। और इस डाटा के अनुसार, इस डाटा के बेस पर टैक्स को दोस्तों फिक्स किया गया, राजस्व को फिक्स किया गया, ठीक है। each provinces was divided into revenue circle with its own schedule of revenue rate for individual crop। this revenue system was known as जब्त। तो जो ये जब्त है एक तरीके का रेवेन्यू सिस्टम है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक सूबे को, प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई थी। तो राजस्व दर फसल पे डिपेंड करेगा, और फसल के हिसाब से राजस्व दर की जो सूची रहेंगी ये फसल के हिसाब से रहेंगी दोस्तों, राइट। सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था, राइट। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण करते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रखते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसा जो प्रांत था, इन प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वह विद्रोह कर सकते थे, ठीक है। तो कुछ एरिया ऐसा था दोस्तों जहाँ के जो जमींदार थे ये एक तरीके से पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। अगर मुगल शासक इन्हें ज्यादा सताते हैं, इन्हें ज्यादा परेशान करते हैं, तो ऐसे में ये लोग विद्रोह भी कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी, राइट। तो 17वीं शताब्दी के आखिर में दोस्तों इस तरीके के जो विद्रोह थे, इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को एक तरीके से चैलेंज किया, चुनौती दी, राइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों अकबर की जो पॉलिसीज थी इसके बारे में। अकबर की नीतियां, नजदीक से एक नजर, अ क्लोजर लुक, अकबर्स पॉलिसीज, राइट। देखिए, प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। प्रशासन के जो मुख्य अभिलक्षण है इन्हें अकबर ने निर्धारित किया था, और इनका विस्तृत वर्णन अबू फजल ने अकबरनामा में किया है। विशेषकर आईने अकबरी से मिलता है। अबू फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा के जो प्रशासक होते थे दोस्तों, इन्हें सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकारों के कार्य का निर्वाह करते थे। जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। देखिए, अगर अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रॉड फीचर्स अगर हम देखें तो अबू फजल ने जो डिस्कशन किया है अकबरनामा इस बुक में, इसमें हमें देखने को मिलता है। और अकबरनामा की 3 वैल्यूम में से एक वैल्यूम है आईने अकबरी में ये चीजें हमें अच्छे से मेंशन की गई दिखाई देती है। अबू फजल एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से अंपायर को
सूबाज में डिवाइड किया गया था और इसे गवर्न करने के लिए सूबेदार रखे गए थे, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस जिनका होता था, पॉलिटिकल और मिलिट्री कार्य ये सूबेदार किया करते थे दोस्तों। और हर प्रोविंसेस में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जिसे हम दीवान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर प्रोविंसेस में ये सूबेदार को सपोर्ट करने के लिए जो ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर, बख्शी जिसे कहते हैं, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, सदर जिसे कहते हैं, मिलिट्री कमांडर, फौजदार, एंड द टाउन पुलिस कमांडर, कोतवाल। तो देखिए यहाँ पर बख्शी है, फौजदार है, सदर है, कोतवाल है, ये लोग सूबेदार को हेल्प किया करते थे सही से एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए। तो प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त होता था, जैसे कि बख्शी, जिसे सैनिक वेतन अधिकारी हम इसे कहेंगे, राइट। बख्शी मीन्स सैनिक वेतन अधिकारी। सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार, सेना नायक। और कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी, राइट। कोतवाल मीन्स नगर का पुलिस अधिकारी। तो दोस्तों, अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं को संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। अकबर नोबल commanded a large armies and accessed large amount of revenue. While they were loyal to the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent network of their own. जब तक वे वफादार रहे दोस्तों, अच्छा रहा, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा जब वे लोग वफादार थे। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातकों ने, कई नोबल्स ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुनकर एक तरीके से अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना लिया था। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों का कारण कमजोर पड़ गई। इनके जो निजी हित थे, इनके जो सेल्फ इंटरेस्ट थे, इस सेल्फ इंटरेस्ट के वजह से एम्पायर के प्रति इनकी जो लॉयल्टीज थी, वफादारी थी, ये वीक होती गई, ठीक है, कमजोर होती गई, राइट। दोस्तों, 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, ठीक, 1570 जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जूसाइट पादरियों जो कि रोमन कैथोलिक थे और जश्चुत धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा की, ठीक है। रोमन कैथोलिक, जोरास्ट्रियन, इनके साथ इसने धर्म के मामले पर चर्चाएं की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्म और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी। इस विचार विनिमय से दोस्तों अकबर की समझ बनी, ठीक है, वो चीजों को समझ पाया, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझ पाया। ये चर्चा इबादत खाना में होती थी। इस विचार विमर्श से इसे काफी कुछ जानने को मिला दोस्तों, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में। और एक तरीके से कहे गए, देखिए दोस्तों, जो शासक कट्टर थे, ठीक है, जो अपने ही धर्म को आगे आगे बढ़ाते थे, एक तरीके से प्रमोट करते थे, उन शासकों के बारे में जो प्रजा होती थी, जो जनता होती थी, एक तरीके से उन्हें सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, बिकॉज वो अपनी ही चलाते थे। बट अकबर इस बारे में, इस एरिया में काफ़ी तेज था। अकबर ने जो रिलीजन उस समय यहाँ पर होते थे, उन रिलीजन के जो जानने वाले थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस्लाम, उल्मा, हिंदू, ब्राह्मण्स, जो क्राइस्ट जैसे कि रोमन कैथोलिक और जोरास्ट्रियन, इनको बुलाया, इनके साथ इबादत खाना में चर्चाएं की, इनके रिलीजन, सोशल कस्टम को समझने में ये काफ़ी इंटरेस्टेड था। एक तरीके से दोस्तों, रिलीजियस स्कॉलर्स की मदद से ये समझ पाया कि पर्टिकुलर रिलीजन में लोग कैसे होते हैं, इनके विचार कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनके टीचिंग से जो विजन इसे मिला, इस विजन का इसे काफ़ी फ़ायदा हुआ अपनी जनता के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए। तो दिस इवेंचुअली लीड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह इकुल आर यूनिवर्सल पीस। दोस्तों, ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा, अगर हम देखें दोस्तों, तो जो आइडिया है सहिष्णुता का, टॉलरेंस का, सहिष्णुता की यही धारणा विविध धर्म के अनुयायियों में अंतर नहीं करती दोस्तों, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता, राइट। अपितु इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था है
जो सर्वत्र लागू की जा सकती है और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल होता है। ठीक है, जिसमें हॉनेस्टी, सच्चाई, जस्टिस, न्याय, शांति, पीस, इन लोगों पर ही, मतलब इन इथिक्स पे ही ज़्यादा फोकस होता है, इन पे ज़्यादा बल दिया जाता है। जो अबू फजल है दोस्तों, अबू फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। अबू फजल हेल्प हिम एंड इन फ्रेमिंग ऑफ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड द आइडिया ऑफ सुलह कुल। तो जो इसका जो आइडिया है दोस्तों गवर्नेंस का, ये सुलह कुल का था। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और प्रिंसिपल, ये जो सिस्टम थी जिसे फॉलो किया था अकबर ने, इसी प्रिंसिपल को दोस्तों फॉलो किया जहांगीर ने और शाहजहां ने, जो कि अकबर के बाद आने वाले रूलर थे। बट इसे आई थिंक औरंगजेब फॉलो नहीं कर पाए। राइट। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये सुलह कुल क्या था। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। जहांगीर क्या कहता है सुलह कुल के बारे में, व्हाट जहांगीर टेल्ड अबाउट मेंशन अबाउट सुलह कुल। तो दोस्तों ईश्वरी अनुकंपा के विस्तृत व आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती है, ठीक है, समुद्र से ही निर्धारित होती है, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यह असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे। राइट। यहाँ पर सुन्नी शिया जो थे एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीकों से सार्विक शांति, राइट, सार्विक शांति, यूनिवर्सल पीस, सुलह कुल जिसे कहते हैं कि सिद्धांत का पालन किया। तो ये जो इनका सिद्धांत था दोस्तों, जिसे सुलह कुल कहा गया, इसका इन्होंने जो यूज़ किया, जिसके इन्हें अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले। यहाँ पे बाइगोट और डोगमा दो शब्द है। अ स्टेटमेंट आर एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज ऑथोरिटेटिव विद द एक्सेप्शंस दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। अब बाइगोट, एन इंडिविजुअल हु इज इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ और कल्चर। राइट। ये दो शब्द है जो बुक में दिए गए हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम मेन चीज़ पर बात करते हैं, जो कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की किस तरीके से कंडीशंस थी। तो देखिए, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि प्राप्त हुई थी। यूँ कहें हम कि इनकी जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता थी, इसका रिजल्ट हमें ग्रेट इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी के रूप में देखने को मिलता है। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स दोस्तों यहाँ पर आकर गए हैं, इन्होंने यहाँ की जो संपत्ति थी, ठीक है, यहाँ का जो धन था, इसका वर्णन किया है। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसे धनी देश बताया है जहाँ किस्से कहानियाँ में वर्णित होता है। ठीक है, पुराने किस्से कहानियों में हमें जिस तरीके के धनी देश के बारे में पता चलता है, वैसा ही वर्णन यहाँ पर आने वाले जो ट्रैवलर थे इन्होंने किया है। परंतु दोस्तों यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को भी देखकर विस्मित रह गए थे। बट यहाँ पर दोस्तों उस समय पे भी पोवर्टी, जो गरीबी होती है, निर्धनता होती है, ये थी। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। जो सामाजिक असमानताएं हैं, राइट, ये साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनके उच्चतम पद प्राप्त था की संख्या दोस्तों तकरीबन 8000 थी। मतलब देखिए, कुल 8000 मनसबदारों में से जिनके पास उच्चतम पद थे, इनकी संख्या सिर्फ 445 थी। राइट। तो सिर्फ 445 लोगों के पास उच्च पद थे मनसबदारी के, और टोटल जब मनसबदार थे दोस्तों तो ये 8000 थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या, तकरीबन 5.4% प्रतिशत, साम्राज्य की अनुमानित राजस्व का 61.5%, 61.5%, मतलब देखिए कितना धन कितने लोगों के पास जाया करता था। कम मनसबदार है, तकरीबन 445 मनसबदार है, ये इनके पास ज़्यादा राजस्व जा रहा है, और जो ज़्यादा मनसबदार है दोस्तों, इनके पास कम राजस्व जा रहा है। तो एक तरीके से असमानताएं उस समय में भी यहाँ पर हुआ करती थी। राइट।
जो मुग़ल एम्परर थे, जो मुग़ल सम्राट थे और जो उनके मनसबदार थे, इनकी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तु पे जो कर लगाया जाता था दोस्तों, इससे आता था। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तु और फसल की आपूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में जैसे कि औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात भी सोच नहीं पाते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ठीक है, जिस तरीके की ये अर्थव्यवस्था थी, ऐसी अर्थव्यवस्था में द वेल्दियर पेजेंट्री, जो ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आर्टिसनल ग्रुप्स एंड मर्चेंट्स एंड बैंकर प्रॉफिटेड दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। जो इनॉर्मस वेल्थ थी और रिसोर्सेस थे, ये मुगलों का जो एलाइट वर्ग था दोस्तों, इसके हाथों में था। राइट, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और 17th सेंचुरी के जो लास्ट ईयर्स थे, इस पीरियड में ये जो लोग थे, जो एलाइट कमांडर, मतलब जो मुगल थे, ये लोग शक्तिशाली हो गए। मुगलों का जो कुलीन वर्ग था, ये शक्तिशाली हो गया। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइन, हिज सर्वेंट इमर्ज एज अ पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इन द रीजन। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता का पतन, मतलब सत्ता का पतन होता गया, ये पतन की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो डिफरेंट रीजन्स थे, यहाँ पर ये जो सम्राट के सेवक थे, ये स्वयं की सत्ता को शक्तिशाली, मतलब ये स्वयं की ही सत्ता वहाँ पर स्थापित करते गए, खुद को ही वहाँ पर मजबूत करते गए और एक तरीके से सत्ता का शक्तिशाली केंद्र इनके हाथों में चला गया। They constituted new dynasties and held command of provinces like हैदराबाद and अवध। और इन इन लोगों ने दोस्तों नई डायनेस्टीज को कंस्टिट्यूट, मतलब एक तरीके से एरिया इनके ही हाथों में चला गया था। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो अवध और हैदराबाद। बट एक बात आपको यहाँ पर समझनी होगी कि जो मुगल एम्परर है और मुगल एम्परर जो इनका मास्टर है, ठीक है, इनके ऊपर है, इस बात को ये मानते थे। राइट, तो वे दिल्ली के मुगल सम्राट को अपना स्वामी मानते थे, अपना मास्टर मानते थे। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। बट 18th सेंचुरी के एंड तक दोस्तों, मुगल साम्राज्य में जो प्रांत थे, कई प्रांत ऐसे थे जो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में चर्चा करेंगे, जो चैप्टर नंबर 10 होगा दोस्तों। इन प्रांतों के बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में बात करने वाले हैं। देखिए, जो मुगल थे, इनकी शादियां राजपूतों के साथ भी हुई। राइट, तो दोस्तों मुगल काफ़ी होशियार थे और यूँ कहे कि इनका जो बैलेंस किया करते थे ये चीज़ों को, ये तरीका काफ़ी सही था। तो ये भी हमें देखने को मिलता है भाई कि मुगल जो शासक थे और उनके जो घराने थे, इनके और राजपूतों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो मुगल थे, मुगलों की शादियों के बारे में यहाँ पर कुछ बातें कही गई है कि जागीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जो जागीर की माता थी, ये कछवा की राजकुमारी थी। वह अम्बेर, वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। राइट, मॉडर्न डे में जो जयपुर है, जिसे अम्बेर कहा जाता था, वहाँ के शासक की वो पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। द मदर ऑफ शाहजहाँ वॉज द राठौड़ प्रिंसेस। वह मारवाड़, जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। राइट, देखिए दोस्तों, ये जो ज़ात रैंकिंग है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है, इसे रहने देते हैं। अकबरनामा एंड ऐन अकबरी। तो अकबरनामा और ऐन अकबरी के बारे में तो हमने शायद इसमें चर्चा नहीं की है, बिकॉज इस अध्याय में कुछ एक क्या कहते हैं उसे, बॉक्सेस दिए, एक पेज दिया गया है जिसमें कलर्स पेज में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अकबरनामा और ऐन अकबरी के बारे में कुछ बातें यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अकबरनामा, अकबर ने अपने करीबी मित्र और अपना दरबारी, जिसका नाम अबू फजल था, उसे आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबू फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा है। ये उसे ऐसा करने के लिए उसे अकबर ने ही कहा था। अबू फजल ने यह इतिहास
3 पार्ट में लिखा है दोस्तों, और इसका शीर्षक अकबरनामा है। ठीक है, तो एक तरीके से 3 वॉल्यूम इसके हमें देखने को मिलते हैं। अकबर के रेन में जो कुछ चीज़ें होती है, इसके 3 वॉल्यूम हैं, और 3 वॉल्यूम में से पहला वॉल्यूम में क्या बात लिखी गई है दोस्तों, जो थर्ड वॉल्यूम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आईने अकबरी की बात कही गई है, जिसमें आईने अकबरी के जो थर्ड वॉल्यूम में से आईने अकबरी कहा जाता है, जो डील करता है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके हाउस होल्ड से, उसकी आर्मी से, उसके रेवेन्यू से, उसकी जियोग्राफी से, उसके एम्पायर के बारे में जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेंगी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी, रेवेन्यू के बारे में पता चलेगा, आर्मी के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, राइट। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। और भारत में रहने वाले जो लोग थे दोस्तों, उनका जो रिच ट्रेडिशन है, समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसलें, पैदावार, कीमतों और मजदूरों को राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ आईने अकबरी इज इट्स रीच स्टैटिस्टिकल डिटेल। देखिए, जो स्टैटिस्टिकल डिटेल्स है आईने अकबरी की, ये इसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। क्रॉप्स के बारे में, डाइवर्स क्रॉप के बारे में, ईल्ड के बारे में, प्राइसेस के बारे में, वेजेस के बारे में और रेवेन्यू के बारे में, राइट। नूरजहां, इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। अब देखिए दोस्तों, हमने मुगल राजाओं के बारे में शुरुआती समय में इंफॉर्मेशन देखी, तो हमने देखा था कि नूरजहां थी, जो कि जहांगीर के कोर्ट में इनका किस तरीके से प्रभाव हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। देखिए दोस्तों, मेहरुन्निसा मेहरुन्निसा की शादी हुई थी एम्परर जहांगीर से 1611 में, और उन्हें टाइटल दिया गया था नूरजहां। इन्हें टाइटल दिया गया था दोस्तों नूरजहां, राइट। शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू दी मोनार्क, और मोनार्क के प्रति ये एक्सट्रीमली लॉयल थी और सपोर्टिव थी। एज अ मार्क ऑफ हॉनर, जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड एंड on the other inscription struck in the name of the queen बेगम नूरजहां। तो देखिए, जहांगीर ने कॉइन भी बनवाए थे, जिसकी एक और वो था और दूसरी और नूरजहां थी, राइट। और नूरजहां के सम्मान में एक तरीके से इसे बनाया गया था, हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। और इसके बारे में और हमें चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। बुक इस चैप्टर में एक फरमान बताया गया है जो कि नूरजहां के द्वारा दिया गया था, आई थिंक। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर ऑफ नूरजहां, दैट इज फरमान। द स्क्वेरल सील स्टील, द स्क्वेरल जो स्क्वेयर सील थे, ये स्टेट करते हैं कि कमांड ऑफ हर मोस्ट सबमल एंड इवेल्युएट मैजेस्टी नूरजहां पातशाह बेगम। एक्चुअली देखिए, नूरजहां को पातशाह बेगम भी कहा जाता था, ओके। और जो सील मिले हैं दोस्तों, इसमें इसी के बारे में चर्चा की गई है। द राउंड सील स्टेट, अब 2 टाइप के सील मिले हैं, एक स्क्वायर सील है और एक राउंड सील है। बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम अ ब्रिलियंट एज द मून, में नूरजहां पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज, राइट। हिंदी में देखते हैं एक बार से। देखिए, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उन्हें नूरजहां का किताब मिला, नूरजहां का टाइटल मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। मोनार्च जो कि जहांगीर था, इसके प्रति ये लोयाल थी और समय समय पे इन्हें सपोर्ट किया करती थी। अब नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। अब नूरजहां के सम्मान में जहांगीर क्या करते हैं, चांदी के सिक्के भी जारी करते हैं, जिनकी एक और वो स्वयं होते हैं और दूसरी और दोस्तों जो किताब उन्हें दिया गया है उसके बारे में वर्णन किया जाता है, राइट। जैसे कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ ये सिक्का है। बाई और दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी, एक मिनट, इस बुक में एक साइड में एक दस्तावेज दिया गया है जो कि बाई और है इस चैप्टर के, वहाँ पर नूरजहां के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है ये बताया गया है, ठीक है। जो चकोर मोहरे हैं, ये हमें बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। चकोर मोहरे इसमें बताती है दोस्तों कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। और जो गोल मोहरे हैं, जो राउंड सील है, के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, ठीक है। तो इस तरीके का इनका जो वर्णन होता था उस समय के राजाओं का, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंत में, हर एक चैप्टर के अंत में जो कंटेम्प्ररी इरा था उस समय का, जैसे कि यूरोप में क्या हो रहा था, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। जैसे कि क्वीन और किंग्स के नाम से आपको ये एक पेज यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें कहा गया है कि जो 16वीं सदी थी, 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार में विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, और ऑटोमन तुर्की के जो सुल्तान थे वही सुलेमान, ये 1520 से लेके 1566 तक थे। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ, और उसने हंगरी हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक इराक भी हथिया लिया और मोरक्को तक, उत्तरी अफ्रीका तक। एक तरीके से इनका दोस्तों बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता में आता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इसने अपनी नौसेना का प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। ठीक है, स्पेन के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा रही। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया। इस सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब भी दिया गया था, राइट। और उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियम कानूनों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते 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 हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पालन हुआ, तो सुलेमान कानूनों के काल को आदर्श आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाता है, राइट। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में हमें अगर पता चलता है तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ इसमें आती है। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास इसमें आता है, ये भी अकबर के समकालीन था, राइट। और जार इवान चतुर्थ बेसिलिवेच, जो कि इवान दी टेरिबल के नाम से कुख्यात था, ये भी इन्हीं के समय होकर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज हम देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और उनके सॉल्यूशन भी है दोस्तों। कुछ फिल इन द ब्लैंक पूछी गई है। एक्चुअली ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा चला गया है। द कैपिटल ऑफ मिर्जा हकीम्स अकबर्स हाफ ब्रदर वॉज काबुल। द 5 डेक्कन सल्तनत वेयर बेरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। ये ये पाँच डेक्कन सल्तनत है। इफ दैट determine a mansabdar's rank and salary. Sawar indicate his military responsibility. Abu Fazl, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of Sulh-e-Kul, so that could be governance of society composed by many religious, cultural and caste. Right. Next question is, what were the central provinces under the control of the Mughal? मुगल के अंडर कंट्रोल में कौन कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस आते थे? तो देखिए दोस्तों, इसमें दिल्ली है, सिंध है, काबुल है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, गुजरात है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और डेक्कन है। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर? जागीर और मनसबदार के बीच में क्या रिलेशन था? A jagir was a revenue assessment for Mansabdar. The Mansabdar had a right to collect revenue from a jagir, but they could not reside in administer the jagir. देखिए दोस्तों, जागीर में मनसबदार नहीं रहते थे, राइट। एक तरीके से रेवेन्यू असेसमेंट का इनके और काम था। द मनसबदार हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट इनके पास था। ठीक है, जो जागीर पर्टिकुलर जागीर से रेवेन्यू इन्हें कलेक्ट करना है, बट इन्हें वहाँ रहकर इसे एडमिनिस्टर नहीं करना है जैसे मुक्ति क्या करते थे। व्हाट वाज द रोल ऑफ द ज़मींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? भाई मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़मींदार का क्या रोल था? तो देखिए दोस्तों, रेवेन्यू को कलेक्ट करना पेजेंट से, और एक तरीके से जो ज़मींदार थे ये इंटरमीडियरी थे बिटवीन द रूलर एंड पेजेंट्स। रूलर और पेजेंट के बीच में हमें ज़मींदार देखने को मिलते हैं। How were the debate with religious scholar important in the formation of Akbar's idea of governance? तो देखिए दोस्तों, जो डिबेट अकबर ने की, इन डिबेट के माध्यम से उसने, मतलब इस डिबेट की वजह से एक आइडिया वो लेकर आया जिसे सुलह कुल कहा जाता है, आई मीन यूनिवर्सल पीस जिसे कहते हैं। By using such a policy of tolerance, Akbar was able to formulate governance guidelines which were based on system of ethics. Why did the Mughal emphasize their Taimur and not their Mongol descent?
तो देखिए दोस्तों, इससे तो हमने शुरू में ही देखा था कि मुगल जो अपना तैमूर है, एक तरीके से उसके वंश का होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, पर चंगेज़ खान से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते, बिकॉज़ चंगेज़ खान के साथ दोस्तों जो यादें जुड़ी हैं, जो उसकी स्मृतियाँ हैं, ये एक मैसाकर करने वाले के रूप में, एक नरसंहार करने वाले के रूप में है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों ये तैमूर को पसंद करते थे, चंगेज़ खान को नहीं। और तैमूर ने दिल्ली को 1398 में कैप्चर भी किया था, 1398 में इसे कैप्चर करने में ये सक्सेसफुल भी रहा था। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। भाई किस तरह से जो इनकम आती है लैंड रेवेन्यू से मुगल एम्पायर को की स्टेबिलिटी के लिए ये एक महत्वपूर्ण थी। देखिए दोस्तों, जो लैंड रेवेन्यू के ज़रिए जो इनकम आती थी, ये इनकम का एक प्रमुख सोर्स था, और एक तरीके से हम कहें इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। Why was it important for the Mughal to recruit mansabdar from diverse background and not just Turanis and Iranis? देखिए दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे जैसे इनका साम्राज्य बढ़ता गया, तो डिफरेंट जो डाइवर्स एरिया इनके साम्राज्य के अंडर आता गया, और साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सही से चलने के लिए इन्होंने अलग अलग लोगों को रिक्रूट किया। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूट mansabdar फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट द तुरानी एंड ईरानीज बिकॉज द एम्पायर हैड एक्सपांडेड। एम्पायर काफ़ी फैल चुका था, राइट। एम्पायर एक्सपांडेड एंड इनकम्पासेस द डिफरेंट रीजन एंड प्रोविंसेस। इसमें आप अलग अलग रीजन्स आने लगे थे, अलग अलग प्रांत आने लगे थे, और दोस्तों इस वजह से इन प्रांतों से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो इन प्रांतों को अच्छे से समझते हैं, इन लोगों को रिक्रूट करना भी आवश्यक था। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा की, राइट। देखिए स्लाइड यहाँ पर अंग्रेज़ी में है, बट मैंने इस बार कोशिश की कि हिंदी में भी आपको इसका भाषांतर या ट्रांसलेशन दे सकूँ। ठीक है, अब हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगे कि लेसन ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है, राइट, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। कोशिश तो की है कि अच्छे से आपके सामने चीज़ों को प्रेजेंट किया जा सके। आई होप कि आपको ये चीज़ें ये लेसन अच्छा लगा होगा। एक लाइक इसे अवश्य कर देना। हम अगले लेसन में मिलेंगे, जब हम चैप्टर नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।